हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम आज स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट फंडामेंटल पार्ट, दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको मैंने शॉर्टकट में क्या लिख दिया है, जीओसी। एक बात बच्चों में पहले फ्रैंकली बता देना चाहूँगा कि जो जीओसी है ये एक्चुअल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन है, सोल है, समझ लो। मतलब जिसको जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आ गया वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल उसके हाथ में आ गया ना। ऐसे माना जाता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टूडेंट का हमेशा कंफ्यूजन जोन रहता है, पर मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ कि भैया आप जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म को अच्छा करिए और क्लास 11th का स्टूडेंट भी क्लास 12 की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनाने में केपेबल हो जाएगा, अगर आपका जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट अच्छा रहे तो। अब चलो जीओसी के अंदर आता क्या क्या है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे उसका मॉड्यूल देख लेते हैं। तो सबसे पहले आ रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट, हिंदी नाम भी अगर लेना चाहूँ तो प्रेरणिक प्रभाव बोलेंगे। दूसरा ये आता है रेजोनेंस और रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है, अनुनाद कहेंगे हिंदी में। ये दोनों जो पार्ट है बच्चों, ये हाईली हाईली इंपॉर्टेंट ना, आपके एकेडमिक्स में भी पूछे जाएंगे और कहीं ना कहीं पूरे के पूरे जीओसी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कहलाते हैं ये दोनों। उसके बाद और भी चीजें आती हैं, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। अतिसंयुग्मन कहेंगे, मेसोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और इनके एप्लीकेशंस भी रहेंगे। फिर एक आता है एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी भी काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी से आप लोग कंपाउंड की स्टेबिलिटी के बारे में डिसीजन ले पाएंगे। और लास्ट में मैंने एक और वर्ड ऐड कर दिया है, फील्ड इफेक्ट। इसके अलावा जब हम इनको पढ़ रहे होंगे तब इनके हम एप्लीकेशंस भी डील करेंगे, और एप्लीकेशंस में हम लोग एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी डील करते चले जाएंगे, जिसके क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं ना, आपके एकेडमिक्स हो, चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, हर जगह आएंगे। एसिडिटी बेसिसिटी के क्वेश्चन तो ऐसा कभी इतिहास और पेपर नहीं हुआ जब आया ना हो। इसके अलावा बच्चों मैंने इसी में एक नया पार्ट ऐड किया है, दैट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट। जीओसी हालांकि यही है, बट जीओसी के अंदर ही मैं इस चीज को भी पढ़ा देना चाहता हूँ, रिएक्शन इंटरमीडिएट। इसमें आपको पढ़ना है कार्बोकेटायन, कार्बेनाइन या कार्बोएनाइन भी बोल सकते थे, कार्बीन, नाइट्रीन, फ्री रेडिकल और बेंजाइलिन। इतना पार्ट बच्चे जब हम कवर कर लेंगे, इसके बाद हम मूव करेंगे हमारे रिएक्शन मैकेनिज्म पे। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेप्ट जानेंगे, उनके एप्लीकेशंस जानेंगे, खूब मजा आने वाला है। और एक चीज के लिए मैं श्योर करना चाहूंगा कि भैया अगर आप, कहने को तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा बोला जाता है टफ है, बट इतनी यूनिक वे में हम चीजों को डील करेंगे कि अगर आप हमारे साथ बने रहे तो केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या पूरी केमिस्ट्री आपके मुट्ठी में रहेगी, इस चीज के लिए मैं श्योर कर सकता हूँ। तो चलो बच्चों, आज से हम नया स्टार्टिंग करते हैं। हमारा पहला टॉपिक दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या है, इसके एप्लीकेशंस कैसे हैं, सारी बातों को जानते हैं। चलिए देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट जो है, सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन समझते हैं कि यार एग्जैक्टली होता क्या है, फिर उसके क्लासिफिकेशंस, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो पहले तो इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, तो इसके बारे में अगर बात करें बच्चों, तो इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब ही आप याद रख लीजिएगा कि इंडक्शन होना है इसमें। किस चीज का इंडक्शन होना है, तो इंडक्शन ऑफ पोलैरिटी, इंडक्शन ऑफ polarity in a non-polar compound, non-polar compound due to presence of any electronegative element elements oblique groups। मतलब कि एक नॉन पोलर कंपाउंड में पोलैरिटी को क्या करना है, इंड्यूस कराना है, मतलब जनरेट कराना है, ठीक है, किसके प्रेजेंस के कारण, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स और ग्रुप्स के कारण। यही फिनोमेना किस नाम से जाने जाएंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। फॉर एग्जांपल प्यारे बच्चों,
मान लो मैंने यहाँ पर आप लोगों को एक एल्केन दे दिया, ये क्या है मेरा, एक एल्केन है, जनरल नेम क्या है, इथेन। हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो जनरली नॉन पोलर नेचर के होते हैं, ठीक है। अब ये पोलैरिटी क्या होता है, पोलैरिटी का मतलब होता है कि बॉन्ड का पोलराइज हो जाना, इलेक्ट्रॉन का केवल एक डायरेक्शन में क्या होना, मूव करना। सबसे पहले तो आप लोग पोलराइजेशन वर्ड को समझिए। ये जो पोलराइजेशन वर्ड है ना, कई बार ना जब इलेक्शन होता है ना तब भी ये वर्ड सबसे ज्यादा यूज किया जाता है कि वोट का पोलराइजेशन हो रहा है। मतलब आप ये चीज नोटिस कर रहे होंगे, जैसे हमारे कंट्री में इलेक्शन होता है तो कंट्री में जो इलेक्शन होता है वो कहीं ना कहीं कास्ट फैक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए यूपी बिहार में इलेक्शन हो रहा है, तो भैया जहां पर हिंदू सिटीजन ज्यादा है वहां से हमेशा हिंदू कैंडिडेट खड़े होते हैं और वही जीत कर भी आते हैं। या फिर जहां पर मुसलमान कैंडिडेट ज्यादा है वहां पर उन लोगों को टिकट दिया जाता है पार्टी के द्वारा। तो ये एक फैक्टर है ना, क्योंकि जहां पर जिसकी सिटीजनशिप जहां के लोगों की ज्यादा है वहां अगर उसी कास्ट का कैंडिडेट अगर टिकट पाता है तो वो वोट का क्या होता है, पोलराइजेशन होता है, उसको अपनी कास्ट के पूरे वोटर्स के वोट मिल जाएंगे तो वो ऐसे ही जीत जाएगा। तो सेम यही फिनोमिना है पोलराइजेशन का, कि पूरे इलेक्ट्रॉन का एक ही डायरेक्शन में क्या होना, पोलराइज हो जाना, एक ही डायरेक्शन की ओर आगे चल जाना। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने एल्केन लिया, अब अगर मान लीजिए मैंने इस एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा दिया और उसकी जगह पे मैंने एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या लगा दिया, फ्लोरीन। तो ये फ्लोरीन क्या करेगा, ये फ्लोरीन इसके पूरे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर रहा है, खींच रहा है, पोलराइज कर रहा है बच्चों। क्या कर रहा है, पोलराइज कर रहा है। यहां पर जब ये पोलराइजेशन होगा तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, पार्शियली प्लस, और फ्लोरीन पे क्या चार्ज आ जाएगा, पार्शियली माइनस, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर विड्रॉ कर रहा है और इसकी ओर से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, इसलिए इस पे क्या चार्ज हुआ, प्लस चार्ज। एक बात और समझना बच्चों कि जो पोलराइजेशन है ये ट्रांसफर नहीं है ना। पोलराइजेशन और ट्रांसफर दो अलग अलग वर्ड्स हैं। ट्रांसफर में क्या होता है, जैसे मैं बोल रहा हूं कि मेरा ट्रांसफर ना भोपाल से पटना हो गया, इसका मतलब अब मैं पटना में दिखूंगा, भोपाल में तो मैं रहूंगा नहीं। जैसे मान लीजिए Na और Cl है और आपने इनके इलेक्ट्रॉन को, इनके बॉन्ड को ब्रेक किया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, इसका मतलब सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है और वही इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गया है, क्लोरीन के पास। तो अब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ दिख रहा है, क्लोरीन के पास, और ये बॉन्ड क्या हो चुका है बच्चे, ब्रेक हो चुका है, ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। तो दिस इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां एक के पास से इलेक्ट्रॉन निकल गया और वो दूसरे के पास पहुंच गया। पर पोलराइजेशन में ऐसा नहीं होता। पोलराइजेशन में बच्चे बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है, पोलराइजेशन बस ये आपको सिखा रहा है कि फ्लोरीन कार्बन की इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन कार्बन से चल दिए हैं पर फ्लोरीन के पास पहुंचे नहीं है। क्योंकि अगर पहुंच जाते ना, मैं यहाँ पे परफेक्टली इसकी तरह माइनस चार्ज करने लगाता, कोई पार्शियल माइनस चार्ज जनरेट करने की जरूरत नहीं है। तो पोलराइजेशन में क्या हो रहा है कि कार्बन से चले गया है बट फ्लोरीन के पास नहीं पहुंचा, अभी वो बीच रास्ते में है। और वही ट्रांसफर में क्या होता है कि भैया सोडियम से चले गया और क्लोरीन के पास पहुंच गया। फॉर एग्जांपल मान लो मेरी एक कंपनी है, अब मैंने उस कंपनी को अपने दोस्त के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, इसका मतलब अब उस कंपनी पे मेरी कोई अथॉरिटी है क्या, नहीं, अब उसका मालिक कौन है, मेरा फ्रेंड है। तो दिस इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पर मेरी एक कंपनी है और उसको मैंने अपने दोस्त के साथ पोलराइज किया, तो पोलराइज किया तो बच्चों अभी भी दोनों ओनरशिप में दोनों का नाम आएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों के बीच की बात चल रही है, बॉन्ड अभी ब्रेक नहीं हुआ है। तो ये फर्क है पोलराइजेशन में और ट्रांसफर में। और मैं इस बात को इतना ज्यादा स्ट्राइक क्यों करवा रहा हूँ, फोर्स क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चों पोलराइजेशन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कौन, इंडक्टिव इफेक्ट, और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा हमारा रेजोनेंस। तो जस्ट दो कॉन्सेप्ट है, दोनों एक के बाद एक आने वाले हैं। तो याद रखना इंडक्टिव इफेक्ट मतलब पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और रेजोनेंस जब आएगा तब क्या हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, तो कैसे काम करता है इंडक्टिव इफेक्ट, तो जब एक नॉन पोलर कंपाउंड रहता है उसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या ग्रुप आता है तो वो उसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करने लगता है, पोलराइज करने लगता है, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है बच्चों, अब चलो इंडक्टिव इफेक्ट की क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अब उनके बारे में जान लेते हैं। ये इसकी क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमको यही मिला कि इन इंडक्टिव इफेक्ट ओनली पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। केवल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन होता है। और पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है ये बात तो हम लोग समझ गए।
पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, नॉट ट्रांसफर ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा, केवल पोलराइजेशन होगा। ट्रांसफर कहाँ होगा बच्चों? रेजोनेंस में। ठीक है। दूसरा पॉइंट कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, सच इफेक्ट generally operates in saturated compound। जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो जनरली कहाँ यूज किया जाता है? तो सैचुरेटेड कंपाउंड लाइक एल्केन्स, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आया। तो भैया फिर अनसैचुरेटेड कंपाउंड के लिए क्या होगा? माइंड में ये डाउट आ रहा होगा, तो वहां रेजोनेंस वर्क करेगा। आधे हिस्से में इंडक्टिव इफेक्ट आधे कंपाउंड्स के लिए वर्क करेगा, आधे के लिए क्या वर्क करेगा? रेजोनेंस। तो सैचुरेटेड कंपाउंड में कौन सा इफेक्ट जनरली यूज करता है? दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। अनसैचुरेटेड कंपाउंड जहां डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, वहां कौन वर्क करेगा? रेजोनेंस। इंडक्टिव में क्या हो रहा है? पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेजोनेंस में क्या होगा बच्चों? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कॉन्सेप्ट को पकड़ते चलो ना, ठीक है। और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट कैसा इफेक्ट है? तो भैया परमानेंट इफेक्ट है। परमानेंट इफेक्ट प्रोसीड बाय सिग्मा बॉन्ड। इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है जो किससे के साथ वर्क करेगा? तो सिग्मा बॉन्ड के साथ। क्यों? क्योंकि बच्चों कंपाउंड हमारा कैसा है? सैचुरेटेड कंपाउंड। और सैचुरेटेड कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड आता है? सिंगल बॉन्ड, दैट मींस सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड का, तो वहां पर एविडेंस ही नहीं होता। ठीक है। पर मैंने जनरली वर्ड यूज किया ना, ध्यान देना ना, परमानेंटली नहीं होता कुछ भी। केमिस्ट्री ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शन को कवर करती है। इसके अलावा दिस इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। दिस इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। कैसे? तो मैं समझाता हूं। डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। कैसे? तो ये जान लीजिए बच्चों कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो कहीं ना कहीं डिस्टेंस के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। अब कैसे? तो मैं वो बात आपको समझा रहा हूं। चलिए देखिएगा यहाँ पर कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक कंपाउंड था, ठीक है। ये सब हटा रहे हैं लोग को, कोई काम की नहीं है। अब ये लो समझिएगा, यहाँ पर मैंने फ्लोरीन डाल दिया। पहले ये क्या था? एक नॉन पोलर कंपाउंड था यहाँ तक, बट जैसे यहाँ पर फ्लोरीन आया, अब यहाँ पर क्या होने लगेगा? जो पोलैरिटी है उसका इंडक्शन होने लगेगा, पोलराइज होने लगेंगे इलेक्ट्रॉन्स, और वो फ्लोरीन की ओर क्या करेंगे? मूव करेंगे। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में मूव करने लग रहे हैं, सबकी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ना, इसके भी और इसके भी। आप खुद से समझ सकते हो बच्चों कि फ्लोरीन जिस कार्बन के पास डायरेक्टली अटैचमेंट में है उस पे इसका असर सबसे ज्यादा रहेगा। मतलब कि यहाँ पर फ्लोरीन अगर नेगेटिव चार्ज रख रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये वाले कार्बन पे आप समझ लीजिए सबसे ज्यादा इफेक्ट है ना, क्योंकि डायरेक्टली अटैचमेंट है, सबसे शॉर्ट डिस्टेंस पे लोकेटेड है। पर जो कार्बन दूर है उस पे थोड़ा सा इफेक्ट क्या रहेगा? डिक्रीज रहेगा। और जो बहुत दूर है उस पे और कम रहेगा। और अप टू 3 कार्बन, 3 कार्बन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट वर्क नहीं करता। तो याद रखना कि इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, ओनली वर्क्स अप टू 3 कार्बन इन अ चेन। ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो एक जगह पे आप एक लाउड स्पीकर पे जा रहे हो, आप जब उसके पास हो तो उसका साउंड बहुत जोर से सुनाई देगा, पर आप जैसे जैसे दूर होते जाओगे एक टाइम ऐसा आएगा कि उसका साउंड धीरे धीरे कम आएगा और एक टाइम के बाद वो आपको सुनाई नहीं देगा। पर ऐसा तो है नहीं कि वो बज नहीं रहा, वो तो अपनी जगह पे अभी भी बज ही रहा है। सेम वही हाल इंडक्टिव इफेक्ट के साथ भी है। जैसे जैसे मैं इससे दूर होते जा रहा हूं इसका इफेक्ट क्या होते जा रहा है? डिक्रीज करते जा रहा है, रिड्यूस होते जा रहा है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं 3 कार्बन को पार कर जाऊंगा, 4th कार्बन, 5th कार्बन, 6th कार्बन में एंटर करूंगा चैन में, तो वहां पर इंडक्टिव इफेक्ट वर्क नहीं करेगा, बिकॉज इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट एंड वर्क्स अप टू 3 कार्बन। तो these are the general characteristics of inductive इफेक्ट। अब प्यारे बच्चों, इसके हम लोग क्लासिफिकेशन पे बात करते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट कितने पार्ट में क्लासिफाई होता है। चलिए बच्चों, यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन। किसका क्लासिफिकेशन? इंडक्टिव इफेक्ट का। ये इंडक्टिव इफेक्ट को कितने पार्ट में आप क्लासिफाई करेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट को मैं शॉर्टकट में आई इफेक्ट बोल दे रहा हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट क्लासिफाई होंगे दो क्लासिफिकेशन, 2 पार्ट में। पहला रहता है एक आपका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव
आई इफेक्ट जिसको मैंने नाम दिया। अनदर वन इज एक पॉजिटिव है तो ऑब्वियस है दूसरे को नेगेटिव होना है, तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एज वेल एज नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कब आता है बच्चों, तो इसमें याद रखिए ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब रहेगा तब आएगा, और नेगेटिव इफेक्ट कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा तब आएगा। होता क्या है, चलो अब हम लोग एक ही को ध्यान से पढ़ते हैं कि यार प्लस इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का ऐसे कौन कौन से ग्रुप हैं जो इसके अंदर आएंगे। तो नाम से ही क्लियर है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसका मतलब क्या है कि ऐसे सब्सटेंस या ऐसे एलिमेंट या ऐसे ग्रुप्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और वो डोनेट करने की टेंडेंसी रख सकते हैं, मींस दे आर इलेक्ट्रॉन रिच, और वो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे नडी एलिमेंट को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। तो ऐसे ग्रुप क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जैसे मान लीजिए मैंने ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज लगा दिया, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज इस बात का एविडेंस है कि ऑक्सीजन फिलहाल में इलेक्ट्रॉन क्या है, रिच है, उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और वो किसी दूसरे को क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर सकता है, दे सकता है, इसलिए वो किस कैटेगरी में आएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना बच्चों, सर यहाँ प्लस चार्ज आ रहा है तो यहाँ माइनस आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस ऐसा देखिए, कोई यहाँ प्लस आने से यहाँ माइनस आना जरूरी नहीं है, न्यूट्रल कंपाउंड भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा ना समझे यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, ऐसा दिमाग में ना रखिए, बस आप देखिए कि वो इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा तभी तो किसी दूसरे को सप्लाई करेगा ना, और जब सप्लाई करेगा तो डोनेटिव ग्रुप कहलाएगा। जैसे मान लो मैंने एक और एग्जांपल ले लिया, ऐसा एसिटेट आयन टाइप का, इसके पास भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज मतलब एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, दूसरे को डोनेट करने के काम आएगा। या एल्काइल ग्रुप हो गया, अर्थ में जो कार्बन रहता है मोस्टली डोनेशन का काम ज्यादा अच्छा करता है, ठीक है। या मान लीजिए हाइड्रोजन के आइसोटोप ड्यूटेरियम हो गया, खुद हाइड्रोजन हो गया, ये सब किस क्लासिफिकेशन में आएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के पार्ट में, ठीक है। दूसरा बच्चों, दूसरा क्लासिफिकेशन हमारे पास था दैट इज माइनस आई इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और इसमें जो ग्रुप्स आते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब दूसरों से इलेक्ट्रॉन क्या करे, एब्सॉर्ब करे, अपनी ओर खींचे, ठीक है। तो ये दूसरों से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर क्या करना है, अट्रैक्ट करना है, दैट मींस कि ये लोग कैसे होने चाहिए, तो ये लोग नेगेटिव एलिमेंट्स होने चाहिए, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इनकी टेंडेंसी कैसी होती है, इनकी टेंडेंसी होती है दूसरे एलिमेंट से अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को क्या करना, खींचना। और वही जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, वो दूसरों को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते हैं, डोनेटिंग कैरेक्टर। बट जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने NH3 ले लिया, 4 एलिमेंट हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इनका तो टेंडेंसी है ना दूसरे से इलेक्ट्रॉन क्या करना है, एब्सॉर्ब करना, और गलती से मान लीजिए प्लस चार्ज अलग से है, तो प्लस चार्ज अलग से है मतलब नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, और चार नेगेटिव लोग हैं, जोर से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे ना, ठीक है, मतलब विड्रॉ करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में आ जाएंगे। या मान लीजिए हमने NH3+ ले लिया, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वही तो दूसरों से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे। बट ऐसा हमेशा ना समझें कि पॉजिटिव के लिए नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव के लिए पॉजिटिव चार्ज आए, ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों, क्योंकि आप देख रहे हैं तो न्यूट्रल भी आ रहा है, ठीक है। आप बस ये देखिए कि इलेक्ट्रॉन रिच है तो डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो विड्रॉइंग ग्रुप में आएगा। या मान लीजिए हमारे पास NO2 ही आ गया, NO2+ चार्ज, या मैंने साइनाइड ले लिया, या SO3H ले लिया, या मान लीजिए यहाँ पर आपका हाइड्रोक्सिल आयन OH आ गया, या फ्लोरीन, अच्छा इनकी दोनों की स्ट्रेंथ नियरली सेम रहती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, और कभी कभी हाइड्रोजन खुद भी। हालांकि ये देख रहे हैं ये लोग जो हेलोजन पार्ट है ये कहीं ना कहीं थोड़े से न्यूट्रल कैरेक्टर के रहेंगे, मतलब उतने स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब करने का काम नहीं करेंगे, बट बिकॉज दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो उनकी टेंडेंसी है ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की, इसलिए उनको कहाँ जगह मिला है, विड्रॉइंग ग्रुप में। तो इंडक्टिव इफेक्ट दो पार्ट में क्लासिफाइड होगा, एक आपका प्लस इफेक्ट, दूसरा क्या आएगा, माइनस इफेक्ट, ठीक है। और कैसे कैसे कौन कौन से इसमें एलिमेंट या ग्रुप आ सकते हैं उनके बारे में हमने अभी जानकारी ली, और साथ ही साथ में उनकी स्ट्रेंथ के ऑर्डर को भी कंसीडर किया ना,
कि भैया NF3 सबसे स्ट्रांग है, साइनाइड से ज्यादा स्ट्रेंथ किसका है, NF3 प्लस का। तो ये ऑर्डर भी याद रखना, अभी काम आएगा एप्लीकेशन जब हम लोग पढ़ेंगे। तो जी ये तो हो गया आपका क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट हम लोग आगे मूव करेंगे, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। हमने डेफिनेशन जाना कि भैया इंडक्टिव इफेक्ट मतलब क्या। तो इंडक्टिव इफेक्ट मतलब किसी नॉन पोलर कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की प्रेजेंस के कारण उसमें पोलैरिटी का इंडक्शन करना ही इंडक्टिव इफेक्ट है। फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जाने, टाइप्स जाने, और अब हम लोग मेन पार्ट में आ रहे हैं, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। जो हमारे काम का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें बच्चों बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, ठीक है। जैसे कौन कौन से एप्लीकेशन आते हैं, तो मैं पहले एक बार पूरा लिस्ट लिख दे रहा हूं कि पहला तो एप्लीकेशन आप लोग बच्चों लेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। दूसरा ऑब्वियसली है, कार्बोकेटायन हो चुका है तो दूसरी बात तुरंत किसकी स्टेबिलिटी पे आएगा, कार्बोनाइन। सिंपल। नेक्स्ट आप लोग बच्चों इसी में आप लोग पढ़ेंगे परसेंटेज कैरेक्टर के बारे में भी, चलो मैं इसी में पढ़ा दूंगा, ठीक है, थोड़ा नोट करके। एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ना, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। या इसी में और आप लोग पढ़ेंगे एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स। हालांकि एज ए 11th स्टूडेंट आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, उनकी प्रॉपर्टीज या उन फंक्शनल ग्रुप के क्या पैरामीटर्स हैं उनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं। और मुझे ऐसा कुछ भी नहीं होगा ना जो आपको समझ में नहीं आएगा या आपसे बनेगा नहीं, ठीक है। हम पूरी चीजों को वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम के साथ ही रन करेंगे। और नेक्स्ट आ जाएगा आप लोग का बेसिसिटी ऑफ अमाइन, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। इतने सारे हम लोग को इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पढ़ने हैं, हालांकि और भी एप्लीकेशन होते होंगे, बट हमको इतने सारे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ना है। इंडक्शन इंडिया इंडक्टिव इफेक्ट, ओके। चलिए तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहला हमारा पार्ट दैट इज द स्टेबिलिटी। तो चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इसका फर्स्ट एप्लीकेशन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं और वो हम कंसीडर करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। एक बार स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन आप समझ जाएं तो फिर कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी भी आप आराम से समझ जाएंगे। हिंदी में क्या कहेंगे, देखिए मैं बाई लैंग्वेज लेकर चलूंगा ताकि दोनों ही मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियो बेनिफिशियल रहे। तो हिंदी में कहेंगे कार्बोधनायन का स्थायित्व, ठीक है। अब होता क्या है, पहले कार्बोकेटायन वो तो जाने भाई कि भैया ये कार्बोकेटायन जो नया वर्ड आ रहा है ये एक्चुअल में क्या है। तो प्यारे बच्चों, कार्बोकेटायन के लिए आपको कुछ वर्ड्स आपको समझना पड़ेगा। पहला पॉइंट कि कार्बोकेटायन नाम से ही क्लियर है कि ये कार्बो मतलब इसमें कार्बन है और केटायन मतलब केमिस्ट्री में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। तो कार्बोकेटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज्ड कार्बन एटम, पॉजिटिव चार्ज्ड कार्बन एटम, इसी को आप क्या नाम देंगे, कार्बोकेटायन। दूसरा, आप सबको पता है जब भी किसी भी एलिमेंट पे या किसी भी कंपाउंड पे पॉजिटिव चार्ज बनता है या आयन बनता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लूज किया है। हर चीज को समझना बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन लूज किया है, दैट मींस कि जो कार्बोकेटायन होगा बाय नेचर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। कार्बोकेटायन बाय नेचर कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। अब ये बात तो पता चल गई कि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। एग्जैक्टली कितने इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बोकेटायन में जनरली 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कंटेन्स 6 इलेक्ट्रॉन। साथ ही साथ में ये भी जान लेना बच्चों कि ये sp2 हाइब्रिड होता है। कार्बोकेटायन का नेचर कैसा होता है, sp2 हाइब्रिड। और इसके साथ साथ बिकॉज इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, आप सबने पढ़ा है कि ऑक्टेट कहां कंप्लीट होता है भैया,
ऑक्टेट कंप्लीट होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स पे। है कितने कार्बोकेटायन में? 6। सारी बातें अभी और डिटेल में समझाऊंगा मैं, ठीक है। अब मैं पहले भी बोल दे रहा हूं बच्चों, जीओसी बेस है ना, फाउंडेशन है। आप ऐसा ना समझे कि हम इसको एक चैप्टर की तरह पढ़ रहे हैं, इसको ऐसा समझ के पढ़ो ना कि ये आने से बड़े सारे चैप्टर या पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपसे बनना शुरू होगा, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट के कंप्लीट करने के हिसाब से कितने इलेक्ट्रॉन कम है? 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब सेट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन को हम क्या नाम देते हैं? लोन पेयर। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब 1 लोन पेयर गेन करेगा, और जो भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसका नेचर कैसा होता है? तो वो लुईस एसिड कहलाता है। तो ये इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए किसके? कार्बोकेटायन के। समझाता हूं, प्यार से देखना बच्चों, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा एक कार्बन था, ठीक। चलिए यहां पर क्या है कि कार्बन की भैया, कार्बन की वैलेंसी, कार्बन का एटॉमिक नंबर ये 6, मतलब 2,4। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड। एक एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ अटैच हुआ है। ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो इस बार कितने सिग्मा बॉन्ड है? तो इस बार 4 सिग्मा बॉन्ड है। अच्छा, सिग्मा पाई भी कैसे काउंट करते हैं तो वो भी देख लो। हर सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा एंड 1 पाई, और ट्रिपल बॉन्ड रहे तो 1 सिग्मा एंड 2 पाई। कुल मिला के कहने का क्या मतलब है कि सिग्मा हमेशा एक रहेगा, कंफ्यूज कभी मत होना। सिग्मा हमेशा 1 है, रेस्ट जितने एक्स्ट्रा बॉन्ड बच रहे हैं वो किसके लिए कंसीडर किए जा रहे हैं? पाई बॉन्ड के लिए। क्लियर रहेगा? तो सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, कितने सिग्मा कितने पाई, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। फिलहाल मैं यहां देख रहा हूं, तो यहां कितने सिग्मा बॉन्ड है? 4 सिग्मा, और 0 लोन पेयर। ऐड करने से कितना आया? 4। हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू आती है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऐड करने से इसकी वैल्यू 4 आई है। दैट मींस कि हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? sp3। ये नॉर्मल एल्केन है ना, ये क्या है? नॉर्मल एल्केन। इस पे अभी कोई प्लस माइनस चार्ज आया नहीं है, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है? तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 4 बॉन्ड है। 4 बॉन्ड का मतलब इस पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। वेरी इजी। अब हम क्या करते हैं, हम इस स्ट्रक्चर में से ना एक हाइड्रोजन को ना माइनस कर देते हैं, कम कर देते हैं। मतलब कार्बन है ना, एक हाइड्रोजन डोनेट कर दिया। कार्बन ने जैसे ही एक हाइड्रोजन डोनेट किया, प्यारे बच्चों, उस पे कौन सा चार्ज आ गया? इस बार उस पे आ गया प्लस चार्ज। कार्बन पे प्लस चार्ज मतलब यही क्या कहलाएगा? कार्बोकेटायन। कार्बन पे जब भी प्लस चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम इज नोन एज कार्बोकेटायन। तो प्यारे बच्चों, जैसे ये कार्बोकेटायन बना, इस बार बताइए, इस बार इसके पास कितने बॉन्ड अटैच्ड हैं? 3 बॉन्ड्स। और हर बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखो ना, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन की कॉम्बिनेशन से तो बनता है। तो फिलहाल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं चेक करता हूं तो 3 सिग्मा आया है, 1 2 3, लोन पेयर अगेन 0, टोटल कितना है? 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? sp2 हाइब्रिड आया विद 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन है, दैट मींस कि एक लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, तो नेचर कैसा आ जाएगा? इसका नेचर होगा लुईस एसिड। तो प्यारे बच्चों, आपको अब समझ में आया होगा कि कार्बोकेटायन ये जो वर्ड है इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है। तो भैया, कार्बोकेटायन मतलब 6 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग कंपाउंड एलिमेंट मॉलिक्यूल, जो भी है, ठीक है। एलिमेंट नहीं बोलना, कार्बन की बात हो रही है कार्बोकेटायन में, जिसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp2 हाइब्रिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहे और लुईस एसिड कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करे। तो ये तो हो गया हमारा कार्बोकेटायन। अब हमको ध्यान देना है स्टेबिलिटी। तो कार्बोकेटायन क्या है ये तो हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग को क्या सीखना है भाई? हम लोग को तो सीखना है एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। अब बच्चों, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी जानने से ना दूसरा एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा ना, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी। जस्ट अपोजिट है ना, क्योंकि एक पे पॉजिटिव है, दूसरे पे क्या है? भैया नेगेटिव। तो एक को सीखो, दूसरा बाय वन गेट वन वाला ऑफर है, ठीक है। तो चलो कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी है ना उसको सीखते हैं। पर एक चीज और मैं पहले बता दूंगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, जीओसी को आप ऐसा ना समझे कि आपका जीओसी का इंडक्टिव इफेक्ट जब आप पढ़ रहे हैं तो जीओसी चैप्टर के लिए पढ़ रहे हैं ना, ये थ्रू आउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हर एक इंडिविजुअल चैप्टर में यूज होगा ना। आप जब एल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, नाइट्रोजन के कंपाउंड सब जगह आप इन कॉन्सेप्ट्स को लगाएंगे ना, ठीक है। तो चलो डन, डिटेल में समझना, अब कुछ भी याद नहीं करना। लोगों का मिथ होता है कि केमिस्ट्री याद करना पड़ता है, समझते हैं, समझने से याद करने का डर भी खत्म हो जाएगा। आओ बच्चों सीखते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन में पहला एप्लीकेशन जो मैं बोल रहा हूं, एप्लीकेशन नंबर 1,
कि आप कैसे जस्टिफाइड करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। 3 से 4 कॉन्सेप्ट देने वाला हूं। फर्स्ट नंबर पॉइंट रहेगा जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन है। चलो मैं एप्लीकेशन या पॉइंट लिखने से पहले ना उसको मैं थोड़ा सा आपके सामने एक सवाल रख रहा हूं। मान लो ये कार्बोकेटायन है, एक एप्लीकेशन सोचते हैं, सोचने से रटने का टेंशन खत्म हो जाता है। इसके बगल में ना मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया। अभी अभी आपने सीखा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब कौन से ग्रुप, -I ग्रुप। सिमिलरली यहां पर एक चीज और समझना, फिर से कार्बोकेटायन है और इसके बगल में प्यारे बच्चों मैंने इस बार लगाया है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, +I ग्रुप। ध्यान देना, अब केसेस है ना, ये पहला केस है, ये मेरा दूसरा केस है। सोचना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम क्या होता है, वो क्या करता है, वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर एब्जॉर्ब करता है, खींचता है। भैया इसके पास प्लस चार्ज है, इसका मतलब ये तो बेचारा पहले से गरीब है। समझ रहे बात को, पहले से इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और -I ग्रुप आ जाने के कारण इसकी डेफिशिएंसी और बढ़ जाएगी। मतलब बेचारा पहले से गरीब है और लगान लगा रहे, तो क्या करेगा बेचारा, सुसाइड करेगा। ये तो हाल हो रहा है, ठीक है। तो आप ये बात समझ पा रहे हैं कि भैया कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी है, यहां से हम लोग को एक बात पता चल गई कि जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन है, ठीक, वो अगर -I वाला ग्रुप आ जाए, -I वाला ग्रुप आ जाए, पहले से इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और लग रहा है वो उससे इलेक्ट्रॉन ले, पहले से गरीब है उसको और गरीब बना रहा है, मतलब उसकी स्टेबिलिटी क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, घटा रहा है उसका स्थायित्व को, ठीक है। मतलब कि ये -I इफेक्ट के क्या रहेगा प्यारे बच्चों, इनवर्स प्रोपोर्शनल। दूसरा केस समझो, ये कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब ये दूसरों को इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, सप्लाई करते हैं। पहले से बेचारे के पास कमी थी इलेक्ट्रॉन की, इसने उसको हेल्प किया। जब ये हेल्प किया तो आप समझ पा रहे हैं कि उसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, अब इंक्रीज कर रही है। स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब कि साफ साफ क्लियर हो गया कि इस बार स्टेबिलिटी किस केस में इंक्रीज हुई है, तो +I इफेक्ट के केस में इंक्रीज हुई है। मतलब कि जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप रहेंगे वो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, मतलब कि डायरेक्टली रिलेशन में रहेंगे। कार्बन आयन का स्थायित्व +I प्रेरक प्रभाव की क्या रहेगा, समानुपाती, और माइनस वाले की क्या रहेगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती। तो ये एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, इसको कहीं बॉक्स में अच्छे से रखना बच्चों, एक एक कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट चलेगा। एक ट्रिक बताता हूं मैं इसको याद करने का, कंफ्यूज मत होना ना, +I -I, ठीक है, थोड़ा सा फनी रहेगा। चलो, पुराने जमाने की फिल्में देखते थे, पुराने जमाने की जो फिल्में होती थी ना 18s 19s वाली, तो उस टाइम हर फिल्म में मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारी फिल्मों में एक डायलॉग कॉमन था, और डायलॉग क्या था कि एक औरत का दुख एक औरत ही समझ सकती है। अब ऐसा क्यों था ये तो आज तक समझ में नहीं आया, पर ये बात भी समझ में आई कि धीरे धीरे जब आप बड़े होंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि आप औरतों को नहीं समझ सकते, ठीक है। चलो, यहाँ पर ये बात हो रही है कि एक औरत का दुख एक औरत समझ रही है, दैट मीन्स कि एक पॉजिटिव का दुख एक पॉजिटिव वाला ही समझेगा। मतलब अगर यहाँ पर एक कीटायन आया तो उसको कौन सपोर्ट कर सकता है, एक पॉजिटिव वाले को एक पॉजिटिव सपोर्ट करेगा, एक नेगेटिव वाले को एक नेगेटिव वाला करेगा। फॉर एग्जांपल बच्चों मान लो मैंने यहीं पे कार्बन आयन लगा दिया, ध्यान से समझना, कार्बन आयन लगा दिया और उसके बगल में मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर देखो कार्बोकेटायन के साथ में कार्बन आयन भी रिलेट कर रहे हैं, यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये +I वाला है और ये -I वाला है, समझना। इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, इतना ज्यादा है कि आप किसी को देना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन रिच है ना ये, ठीक है, तो ये किसी को देना चाह रहा है। इसको फॉर एग्जांपल ऐसा समझ लो कि मान लो एक स्टेट है, उसके डैम में एकदम ज्यादा पानी भर गया है ना, वाटर रिच है वो, तो क्या करेगा, ऑब्वियसली उसके डैम के पानी को उसको किसी दूसरे स्टेट को देना पड़ेगा। समझ में आ रही बात है। यहाँ कौन है भैया, डोनेटिंग ग्रुप, तो दूसरा वाला स्टेट उसको लगा और पानी देने, उल्टा पानी उसको सप्लाई करना चाहिए किसी दूसरी जगह, तो ये और उसको दे रहा है, तो भैया उसके पास तो पहले से ज्यादा है और आप सप्लाई करोगे पूरा स्टेट डूब जाएगा। मतलब स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो माइनस वाले के लिए प्लस का आना स्टेबिलिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यहां पर चेक करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, मान लो वाटर रिच स्टेट है,
अब इसको क्या करना था, किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन देना था। यहाँ वो वाला स्टेट आया जो विड्रॉ कर सकता है उसके वाटर को, तो भैया इसका जो एक्सेस है इसको अगर सप्लाई करेगा तो अच्छी बात है ना, दोनों का काम हो जाएगा ना, दोनों की स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी ना। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं कि माइनस के लिए माइनस आई वाला सपोर्टर का काम कर रहा है, प्लस के लिए प्लस आई वाला सपोर्टर का काम कर रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट है कि एक औरत का दुख जैसे एक औरत समझती है, ठीक उसी तरह प्लस आई वाले के लिए प्लस इंडक्टिव इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और माइनस वाले मतलब कार्ब एनायन के लिए माइनस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब यहीं से एक नया कॉन्सेप्ट और बच्चों हम बना लेते कि अगर मैं बात करता आपसे स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन या कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं, तो कार्ब एनायन क्या स्टेबिलिटी माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और प्लस आई की क्या रहेगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो ये कॉन्सेप्ट बन गया और मुझे नहीं लगता कि अब आप इसको कहीं भूलने वाले हैं। याद रखना, प्यारा सा डायलॉग, औरत का दुख औरत समझ सकती है, वही उसको सपोर्ट कर सकती है। तो वही हाल यहाँ भी है कि पॉजिटिव के लिए आप पॉजिटिव को डायरेक्ट रिलेशन में रखना, नेगेटिव को इनवर्स रिलेशन में, नेगेटिव वाले के लिए पॉजिटिव को इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, मतलब सेम सेम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे ना। ठीक है, जैसे पोलर मॉलिक्यूल्स पोलर में सब डिसॉल्व होते हैं, सेम उसी तरीके से एक कार्बोकेटायन के लिए प्लस आई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, माइनस आई इनवर्स प्रोपोर्शनल चलेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट बच्चों इसी में, ये सब जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं इसके एकदम दिमाग में सेट कर लेना भाई। ठीक है, चलो कॉन्सेप्ट नंबर बी, ध्यान देना। मान लो मैंने ना यहां पर केवल कार्बोकेटायन ही लिया, ओके, बट इस बार थोड़ा सा अलग अलग टाइप के कार्बोकेटायन लिए। चलिए देखिएगा प्यारे बच्चों, ये कौन सा कार्बोकेटायन है, तो ये 1 डिग्री प्राइमरी कार्बोकेटायन है। कैसे पता चला, तो जिस कार्बन पे प्लस चार्ज या माइनस चार्ज आता है वो होता है फंक्शनल कार्बन। उस कार्बन पर आप पहुंच जाइए, वहां जाके खड़े हो जाइए और चेक कीजिए कि ये कार्बन और कितने कार्बन एटम से अटैच है। ठीक है, डायरेक्ट अटैचमेंट ना, और कार्बन की अटैचमेंट कार्बन से देखना है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन से नहीं चेक करना है। ठीक है भैया, तो भैया दिस कार्बन इज अटैच्ड विद अ सिंगल कार्बन, दैट्स व्हाई दिस इज अ प्राइमरी कार्बन, 1 डिग्री कार्बन। यहां ये हो गया मेरा मेन कार्बन, यहां में जाके खड़ा हो गया। ये कार्बन अटैच है दो डिफरेंट अलग अलग कार्बन, एक लेफ्ट में एक राइट में, तो दिस इज अ सेकेंडरी कार्बन, 2 डिग्री कार्बन। यहां ये चेक करो ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, 3 अलग अलग कार्बन से है, तो प्यारे बच्चों ये हो गया 3 डिग्री कार्बन। हमको क्या लगाना है, तीनों के तीनों तो कार्बोकेटायन है, तो प्यारे बच्चों हमसे पूछ रहा है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन क्या होगा, इसका ऑर्डर बताओ कि इन तीनों ए बी सी में, इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। सोचना है बस। ऐसा सोचते हैं कि मान लो एक इंडियन फार्मर है, किसान है बेचारा, खेती किसानी करने के लिए बहुत से किसान क्या करते हैं, लोन लेते हैं। और कई बार ये इस देश का विडंबना है कि वो बेचारा लोन इतना ज्यादा हो जाता है कि वो उसको चुका नहीं पाते हैं, फिर रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं, सुसाइड कमिट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि लाइफ में अनस्टेबिलिटी ज्यादा हो गई है। समझ ले इसी बात को। यहां भी वही किसान है, प्लस चार्ज है, मतलब उसके पास क्या है, पैसे कम है। मान लो उसने 10 लाख का लोन लिया था, अभी उसके पास पैसे कम है, मतलब वो अनस्टेबल फील कर रहा है। ठीक है, अगर मान लो प्यारे साथियों कि उस किसान को उसका कोई दोस्त या कोई उसका भाई बाहर से आके बोलता है कि भाई तू टेंशन मत ले, मैं तेरे को सपोर्ट करता हूं, तो क्या होगा, वो 10 लाख का लोन ना 2 लोगों में बढ़ जाएगा, 5-5 लाख। थोड़ा बेचारा ना अपने आप को स्टेबल फील कर पाएगा। यहां क्या हो रहा है, यहां वो 10 लाख का लोन 3 लोगों में बढ़ जा रहा है, थोड़ा ये बांट ले रहा है, थोड़ा ये बांट रहा है, हेल्पिंग हैंड्स बढ़ रहा है ना। अब देख रहे हो अमाउंट और रिड्यूस हो गया। यहां सपोर्ट करने के लिए कितने लोग हैं, यहां सपोर्ट करने के लिए 3-3 लोग हैं, मतलब वो 10 लाख का जो लोन है वो और 4 लोगों 3 लोगों में बढ़ गया। तो आप यहां पर ये बात समझ पा रहे हैं कि अब मुझे अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल अपने आप को कौन फील कर पा रहा होगा, तो ऑब्वियसली ये 3 डिग्री वाला, उससे कम 2 डिग्री वाला, देन 1 डिग्री वाला। ठीक है, तो यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट बन गया कि अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इन डिफरेंट डिग्री ऑफ कार्बन में चेक करना हो प्यारे बच्चों, तो सबसे ज्यादा कौन होता है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसी को प्यारे बच्चों आप बिल्कुल उल्टा करके भी पढ़ सकते हो। वो तो कार्बोकेटायन था,
अगर मैं कार्बन आयन की बात कर लूं या कार्बेनियम आयन की बात कर लूं तो कार्बोकेटायन में 3 डिग्री अगर सबसे ज्यादा स्टेबल है तो यहाँ 1 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। समझ में आ रहा है? इन दोनों की जोड़ी ना भारत पाकिस्तान की तरह है, ये जो बोलेगा ये उसको उल्टा करेगा, सीधी सी बात है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये वाला पॉइंट भी आप लोग बॉक्स में डाल लीजिए। चलिए थर्ड पॉइंट में हम लोग कंसीडर करते हैं। एक एक जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं याद मत करना ना बच्चों, एकदम दिमाग में सेट करते हुए चल रहा ना। मान लीजिए मेरा कॉन्सेप्ट नंबर सी है। पहले वाले में हमने क्या किया? पहले वाले में हमने प्लस आई माइनस आई के बिहाफ पे देखा, दूसरे वाले में हमने डिग्री के बिहाफ पे देखा। कॉन्सेप्ट नंबर सी में मैं प्यारे बच्चों एक काम करता हूं, इस बार मैं डिग्री कॉमन कर देता हूं। इस बार कुछ नया और लाते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं और इस बार डिग्री कॉमन कर दिए। देख पा रहे हैं आप लोग? अब क्या करें? ये कौन सा डिग्री है? 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। अब पूछा जा रहा है कि इन तीनों में कार्बोकेटायन में सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा है? तो यहां नया एक कॉन्सेप्ट और ध्यान देना बच्चों, वही जो अभी हमने सीखा। इसको सपोर्ट करने के लिए खाली एक जगह है। इस वाले कार्बोकेटायन को सपोर्ट करने के लिए 2 लोग आ गए ना, और इस वाले कार्बोकेटायन को सपोर्ट करने के लिए 3 लोग आ गए। बात समझ पा रहे हैं आप? तो आप खुद समझ पा रहे हैं कि ये वाला रेस्ट इन दोनों से ज्यादा स्टेबल फील कर पाएगा अपने आप को। क्लियर हो रही बात है? यहां से कॉन्सेप्ट क्या निकलेगा? तो कॉन्सेप्ट बच्चों ये निकलेगा कि when the number of carbon atom increases, when the number of carbon atom increases, plus I effect increases, plus I effect increases, मतलब कि नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम जो रहेगा बच्चों कंपाउंड में वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब कि माइनस आई इफेक्ट के क्या रहेगा? इनवर्स प्रोपोर्शनल। मतलब जब भी कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी ना यौगिक में, तब उसका धनात्मक परिणय प्रभाव का मान भी बढ़ जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो आपको अगर मैं यहां पूछूं कि इन तीनों में सबसे ज्यादा प्लस इफेक्ट किसका है, तो सबसे ज्यादा प्लस इफेक्ट तो भैया इसी का है, और इसका प्लस इफेक्ट क्या है? मिनिमम है। और आपको पता है कार्बोकेटायन कार्बोधन आयन के लिए जिसका प्लस इफेक्ट जितना ज्यादा होता है उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होती है, क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा था ना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस इफेक्ट। तो ये था बच्चों कॉन्सेप्ट। 3 अलग अलग बॉक्सेस में मैंने आपको 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट बताए हैं, उन तीनों को आप एक जगह इकट्ठा करके रखना। ठीक है? अब बच्चों हम आ जाते हैं ये जो कॉन्सेप्ट सीखे ना, अब इनका मेन काम करने। तो ये तो कॉन्सेप्ट सीखा हमने, अब हमको क्या करना है? अब हमको प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है? तो चलो सवाल में कैसे, सवाल में क्वेश्चंस में कैसे ये कॉन्सेप्ट लगेंगे तो उस पे आ जाते हैं। ध्यान देना, एक से एक यूनिक क्वेश्चन रहेगा, और मैं पहले ही बोल रहा हूं बच्चों, हर सवाल अपने आप में भी एक नया कॉन्सेप्ट बनेगा। अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, ये नहीं कि अब तो पढ़ लिए अब तो सवाल लगाएंगे मजा आ जाएगा सारा बन जाएगा। हर सवाल यूनिक रहेगा, कुछ ना कुछ नया सिखाएगा। मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिया है, ये ए है ये बी है। आपसे पूछ रहा है कि कौन ज्यादा स्टेबल है। आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। किसका ऑर्डर बताना है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन का ऑर्डर बताना है। व्हिच वन इज मोर स्टेबल? कौन सा होगा? थोड़ा सोचो, विचार करो, पीछे का कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। ये यहाँ कौन है? हाइड्रोजन या प्रोटियम। और ये कौन है? डी मतलब ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन का आइसोटोप। तो आइसोटोप में मैंने आपको बताया था, जब मैं प्लस आई फैट का ऑर्डर लिख रहा था तब आपने नोटिस किया होगा कि ड्यूटेरियम की प्लस आई फैट पावर हाइड्रोजन से क्या होती है? ज्यादा होती है। इसका मतलब इस बार प्लस आई फैट क्या आया? मैक्सिमम आया, और यहां पर क्या आया? कम आया। मतलब आप समझ पाएंगे कि इन दोनों में अगर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी लानी है वो तो प्लस आई पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो जिसका प्लस आई पावर मैक्सिमम है उसकी स्टेबिलिटी भी मैक्सिमम है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन बच्चों दे रहा हूं, इसको तो मुझे लगता है मेरे सारे स्टूडेंट इमीडिएटली मेरे सवाल खत्म होने से पहले खत्म कर देंगे। ठीक है? चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको बनाइए। यहां पर आपको चेक करना है कि कौन ज्यादा स्टेबल और कौन कम स्टेबल है।
फिर से वही बात, यहाँ कौन है प्रोटियम और यहाँ कौन है ड्यूटेरियम, इसका प्लस आई पावर क्या है ज्यादा है। अब बात हो रही है कार्बोकेटायन की ना, अभी केवल कार्बोकेटायन का क्वेश्चन ही दे रहा हूं मैं, तो ये जिसका प्लस आई पावर ज्यादा है उसका कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी भी ऑब्वियसली ज्यादा है। और क्वेश्चन ले लो, मान लो बच्चों इस बार हमारे पास ऐसा है CH2 पे प्लस चार्ज है, यहाँ लगा है फ्लोरीन, या ऐसा दे रहा हूं देख CH2 प्लस CH2 प्लस CH2 प्लस, पूछ रहा है विच वन इज मोर स्टेबल, तो फिर यहां देखिए 1 2 3 कार्बन, यहां पर चेक कर रहा हूं 1 2 3 4 कार्बन, और यहां 1 2 3 4 5 कार्बन। आप सबको पता है नंबर ऑफ कार्बन जब इंक्रीज होता है, अभी कॉन्सेप्ट पढ़े हो, तो प्लस आई इफेक्ट भी क्या होता है इंक्रीज होता है। तो इसका प्लस आई इफेक्ट मैक्सिमम आया और इसका प्लस आई इफेक्ट क्या आया मिनिमम आया, तो ऑब्वियस स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी, जिसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि किसका किस कर रहे हैं हम लोग, कार्बोकेटायन का केस कर रहे हैं। प्यारे बच्चों अब और देखो, अगर मैंने आपके सामने ऐसा क्वेश्चन दिया CH2 प्लस, यहां पर मान लीजिए हमने लगा दिया NF3 या NO2 डाल दिया मैंने नाइट्रो कंपाउंड, यहां साइनाइड आ गया, सब कार्बोकेटायन के केसेस है। अब आपसे पूछ रहा है कि इन तीनों में ज्यादा स्टेबल कौन, तो पहला कॉन्सेप्ट तो आप पकड़ेंगे डिग्री, तो भैया ये कौन सी डिग्री है 1 डिग्री है, ये के टाइम भी कौन सा डिग्री है 1 डिग्री है, ये वाला के टाइम भी क्या है 1 डिग्री है, तीनों के तीनों 1 डिग्री आ गए। फिर आप चेक करेंगे प्लस आई पावर, प्लस आई पावर जब चेक करने जाएंगे तो भैया 1 2 3 कार्बन, यहां भी 1 2 3 कार्बन, यहां भी 1 2 3 कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन सब में सेम है, दैट मींस कि प्लस आई पावर भी सब में क्या है सेम है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होने वाला है, नया कॉन्सेप्ट देने वाला है, क्योंकि यहां पे डिग्री भी सेम आ गई, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वैल्यू भी सेम आ गई। अब कैसे करें? तो प्यारे बच्चों जब ये दोनों कॉन्सेप्ट मैच कर जाए, क्लैश कर जाए, तब आपको थोड़ा सा डिफरेंट वे में सोचना पड़ेगा। और क्या सोचना पड़ेगा? तो इस बार सवाल में हम लोग माइनस आई पावर यूज करेंगे, और मैंने माइनस आई पावर या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के स्ट्रेंथ का ऑर्डर मैंने कराया है। NO2 जो है इसका स्ट्रेंथ ऑब्वियस है CN से ज्यादा है, और फ्लोरीन का CN का फ्लोरीन से ज्यादा है। इसका मतलब मैं इस बार समझ पा रहा हूं कि इसका माइनस आई पावर क्या है मैक्सिमम है, इसका माइनस आई पावर क्या है इन तीनों में मिनिमम है। आपको पता है किसी भी कार्बोकेटायन की बात चल रही है ना, कार्बोकेटायन की, एक पॉजिटिव के लिए नेगेटिव का मैक्सिमम आना, पॉजिटिव के लिए नेगेटिव का मैक्सिमम आना स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है कि घटा रहा है, तो स्टेबिलिटी स्थायित्व को कम कर रहा है। क्लियर है बात? क्योंकि या पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव को आना है, नेगेटिव के लिए नेगेटिव को सपोर्ट करना है, ठीक है। पॉजिटिव के लिए नेगेटिव का माइनस आई पावर जैसे ही मैक्सिमम हुआ, इसकी स्टेबिलिटी सबसे मिनिमम हो गई, और इसका माइनस आई इफेक्ट सबसे मिनिमम है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। या बच्चों आप इसको जैसे सोच सकते हो कि भैया ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दूसरा तरीका ना, ठीक है। आप सवाल को एज्यूम करो, फील करो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी हो रखी है, NO2 भी माइनस आई पावर वाला, स्ट्रॉन्ग माइनस आई पावर वाला ग्रुप, उसका तो काम ही है दूसरों से इलेक्ट्रॉन खींचना, तो वो पहले से बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो कर्जे में है पहले से ही, उस पर और लगान पे लगान लगा रहे। अब आमिर खान तो है नहीं कि क्रिकेट खेल के जीत लेगा, अंग्रेजों को हरा देगा, यहाँ ऐसा कुछ चल नहीं रहा है। तो यहाँ पर आप समझिए पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इस पावरफुल ग्रुप के कारण वो और उससे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब उस कार्बन की जो स्टेबिलिटी है वो घटते जा रही है। यहां भी कार्बन के पास कमी थी, फ्लोरीन आल्सो एक नेगेटिव ग्रुप है, पर उतना स्ट्रॉन्ग नेगेटिव नहीं है ना जितना ये था। ये भी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, पर इसकी इतना नहीं करेगा, मतलब वो बेचारा थोड़ा बहुत अपने आप को स्टेबल फील करेगा कंपेयर टू दीस टू कंपाउंड। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट यही है कि प्लस वाले के लिए माइनस वाला आया, मतलब काम बिगड़ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मेरा बच्चों, इसको बनाना। मान लीजिए हमारे पास यहां पर मैंने CH2 प्लस लगा दिया, फिर हर सवाल अपने आप में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो, यहां पर मैंने NO2 लगाया,
इस बार मेरा NO2 यहाँ लगा है और यहाँ का NO2 मान लीजिए यहाँ लगा है, ठीक। क्या होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर, ऐसा हमसे पूछ दिया गया है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं NO2 कैसा ग्रुप होता है, NO2 को तो देखने से मुझे पता चलता है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब -I पावर वाला ग्रुप है। क्या करेगा ये, इसकी इलेक्ट्रॉन को लगेगा खींचने, वो बेचारा पहले से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है, कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, मतलब उस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो रखी है, ये लगेगा उसको और ज्यादा एब्जॉर्ब करने, मतलब स्टेबिलिटी को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। यहाँ बच्चों दो बात ध्यान देना, डिग्री अगर चेक करोगे तो सबकी डिग्री क्या है, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। नंबर ऑफ कार्बन में भी सभी के कार्बन कितने हैं, 4 4 4 कार्बन, मतलब +I पावर भी सेम था, डिग्री भी सेम था और फंक्शनल ग्रुप भी सेम था। इस बार फंक्शनल ग्रुप भी सेम था, तीनों चीजें सेम थी। तो ऐसे सवाल को कैसे डील करना, तो ऐसे सवाल में आप चेक कीजिए कि यहाँ पर जो NO2 है ना, ये इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन से जस्ट एक ही कार्बन दूर पे है, यहाँ पे NO2 थोड़ा और दूर है और यहाँ पे NO2 और ज्यादा दूर है। आप सबने अभी देखा था इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट घटेगा। यहाँ पर है पहले ही रैंक पे अगर NO2 रहेगा तो ये पूरे इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा ना, जबरदस्त अनस्टेबल बना देगा ना इसको भाई। यहाँ पे थोड़ा दूर हो गया तो थोड़ा सा उसका इफेक्ट क्या हो गया, नॉर्मलाइज हो गया, मतलब वो बेचारा अपने आप को थोड़ा सिक्योर फील कर रहा है। और अब तो ये बहुत दूर हो गया, अब तो नाच देगा, ठीक है, इतना ज्यादा खुद को सिक्योर फील करेगा। मतलब आप समझ पा रहे हैं कि इन तीनों में अगर मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन आया, तो आप समझ पा रहे हैं कि इसका -I पावर क्या था, मैक्सिमम था, क्योंकि एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे लोकेटेड था। इसका -I पावर क्या था बच्चों, मिनिमम था, और -I पावर के कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल आया। तो होप सो कार्बोकेटायन के जो स्टेबिलिटी है उससे रिलेटेड सारे फंडा आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गए। अब प्यारे बच्चों हम डील करेंगे कार्बन आयन की स्टेबिलिटी। चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट का जो एप्लीकेशन पढ़ रहे थे उसमें सेकंड एप्लीकेशन पे बात कर रहे हैं, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। अभी अभी हमने किसको कवर किया, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को। अब सेकंड एप्लीकेशन जस्ट उसका अपोजिट कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पे बात करेंगे। बिकॉज ये सारी चीजें मैंने पहले से ही आपको बता रखी है, इसलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए मैंने पहले बोर्ड वर्क कर लिया है, सारी चीजें पहले से अभी आपको क्लियर है कि भैया कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी थी, आपने पढ़ा था कार्बोकेटायन मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, वो +I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, -I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था। इस बार बात किसकी करनी है, इस बार बात करनी है कार्बन आयन, मतलब इस दफा कार्बन पे हमारा क्या रहेगा प्यारे बच्चों, नेगेटिव चार्ज रहेगा। इस बार क्या रहेगा, कार्बन आयन मतलब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, कार्ब मतलब कार्बन, एनायन मतलब माइनस चार्ज। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी +I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, तो कार्बन आयन की क्या होगी, -I इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और +I इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हिंदी में बोलूं तो कार्ब ऋणायन का जो स्थायित्व है वो ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव के समानुपाती और धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव के व्युत्क्रमानुपाती होगा। बड़ा अच्छा शब्द है, इंग्लिश मीडियम वाले भी एक बार बोले, प्रेरणिक प्रभाव। जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको हिंदी में बोलते हैं प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट। चलिए फिर से सेकंड स्टेटमेंट जो पहले पढ़ा चुका हूं मैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन जो रहेगा वो 1 डिग्री में सबसे ज्यादा रहेगा, देन 2 डिग्री, 3 डिग्री वाले बहुत रेयर बनते हैं, ठीक है। एक पॉइंट मैंने यहां लिखा है कि when the number of carbon atom increases in a compound, when the number of कार्बन एटम इन अ कंपाउंड इंक्रीजेस, मतलब कि जब भी किसी यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी, +I इफेक्ट इंक्रीजेस, तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज करेगा। अभी क्लियर हुआ ये बात। तो उस समय कार्बन आयन की स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी, क्यों, क्योंकि कार्बन आयन की स्टेबिलिटी +I इफेक्ट की क्या है, +I इफेक्ट की क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए वो डिक्रीज करेगी क्योंकि +I इफेक्ट इंक्रीज किया। पहले बच्चों कुछ क्वेश्चंस हैं और मुझे लगता है कि ये सारे क्वेश्चन तो आप लोग को खुद ही ट्राई करने चाहिए, तो एक बार वीडियो को रोक के सारे क्वेश्चन को ट्राई करो। चलिए अब हम इसका आंसर भी देख लेते हैं कि यहां पर अगर मैं देखूंगा तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, यहाँ 4 कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन इसमें मैक्सिमम है करके इसका +I इफेक्ट मैक्सिमम है और इसका +I इफेक्ट क्या है, मिनिमम है। आपने पढ़ा है, बात किसकी हो रही है इस बार, कार्बन पे माइनस चार्ज है, मतलब कार्बन आयन की, और कार्बन आयन पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की क्या है,
इनवर्स प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो जिसका प्लस इफेक्ट मैक्सिमम आया उसकी स्टेबिलिटी मिनिमम आई, और इसका प्लस इफेक्ट मिनिमम आया करके स्टेबिलिटी मैक्सिमम आई। बार बार हम जो ऑर्डर ले रहे हैं वो केवल स्टेबिलिटी का ले रहे हैं, ठीक है। एनर्जी का ऑर्डर, रिएक्टिविटी का ऑर्डर, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ये सब चीजें पढ़ी जाती है, बट फिलहाल हम लोग स्टेबिलिटी को कंसीडर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पैरा बच्चे इस पे बात किया गया है, सब जगह क्या है, कार्बन है, सबकी डिग्रीज भी सेम है। इस बार आप देखिए फ्लोरीन है, ब्रोमीन है। आप सबको पता है ये सारे के सारे हेलोजन फैमिली के मेंबर है, और इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसका होता है, फ्लोरीन का। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ऑर्डर लिखवाया था, तो भैया इसका माइनस आई इफेक्ट क्या हो गया, इन तीनों में मैक्सिमम हुआ। ये भी माइनस आई इफेक्ट देगा, बट ये इन तीनों में मिनिमम देगा। बात इस बार कौन से इफेक्ट की आ गई, माइनस आई इफेक्ट। और आपको पता है आप किसके लिए बात कर रहे हैं, एनायन के लिए, कार्बन आयन। मतलब एक माइनस के लिए माइनस का आना सपोर्टर की तरह बिहेव करेगा, उसको सपोर्ट करेगा, तो जिसका माइनस आई इफेक्ट मैक्सिमम है, इसलिए स्टेबिलिटी भी मैक्सिमम होगी, क्योंकि कार्बन आयन की स्टेबिलिटी माइनस आई इफेक्ट की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहां चलिए चेक कीजिए, इन तीन अलग अलग कंपाउंड्स में देखिए फंक्शनल ग्रुप बार बार अलग अलग है ना, NO2, CN और फ्लोरीन। स्ट्रेंथ का अगर मैं ऑर्डर चेक करूंगा तो NO2 का माइनस आई इफेक्ट क्या है, मैक्सिमम है, और फ्लोरीन का क्या रहेगा प्यारे बच्चों, मिनिमम रहेगा। आपको पता है कि आप कार्बन आयन के लिए माइनस आई इफेक्ट ले रहे हैं, मतलब जिसका माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा, उस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी भी उतनी हायर रहेगी, ठीक है। नीचे आ जाइए, यहां पर वही बात है ना, ये कार्बन आयन है, इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब ये दूसरे को इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है। यहाँ NO2 फर्स्ट रैंक पे जुड़ा है, मतलब ये तुरंत उसके इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, स्टेबिलिटी तो बढ़ गई ना, ठीक है। यहाँ NO2 दूर खड़ा है, थोड़ा सा टाइम लगाएगा। मतलब आप समझ पा रहे हैं NO2 कैसा ग्रुप होता है, NO2 होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कैसा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब माइनस आई, और बिकॉज वो फर्स्ट ही कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए वो क्या है, उसका माइनस आई पावर मैक्सिमम है। यहाँ का माइनस आई पावर क्या है, मिनिमम है, इसलिए स्टेबिलिटी भी सेम ऐसा ऑर्डर फॉलो करेगा। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा कार्बोकेटायन और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी। तो आज की वीडियो में हमने व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, सॉरी पहले जीओसी में क्या क्या पढ़ना है वो मॉड्यूल जाना, इंडक्टिव इफेक्ट उसमें से टॉपिक स्टार्ट किया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जाना, उसके क्लासिफिकेशन को जाना कि प्लस आई माइनस आई दो होते हैं, प्लस आई वाले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, माइनस आई वाले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, और उसके बाद उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को जानते हुए हम लोग उसके एप्लीकेशन की ओर मूव किए, जिसमें हमने कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को देखा, जो 3 पॉइंट पे डिपेंड किया था। कार्बोकेटायन वाला याद करो, पहला प्लस आई पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, माइनस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दूसरा एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस प्लस आई पावर इंक्रीजेस, सो द कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। और थर्ड पॉइंट था कार्बोकेटायन के लिए 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल है, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 1 डिग्री। बट कार्बन आयन में चीजें बदल गई थी, यहाँ 1 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, 2 डिग्री उससे कम, और 3 डिग्री इतना होता है कि रेयर होता है, बहुत रेयर बनता है कार्बन आयन में। तो ये सारी बातें होप सो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। पहले बच्चों इसको एक बार रिकॉल करो, नोट्स बनाते हुए चलो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है प्यारे बच्चों, क्योंकि उसमें हम कंसीडर करेंगे एसिड और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पे, और इंडिया के हर एंट्रेंस एग्जाम में एसिडिटी बेसिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन ना आए ऐसा इतिहास में आज तक नहीं हुआ है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। हैव अ वेरी ग्रेट डे।